बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक अवामी इशू के ऊपर बात करेंगे। अवामी इशू ये है कि बल्दियाती इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं और बल्दियाती इलेक्शन करवाने के फ़ायदे किसको हो सकते हैं। चूँकि बल्दियाती इलेक्शन के बाद असल में जो हम बात करते हैं गली महल्ले के जो मसाइल हैं वो शायद ये बल्दियाती नुमाइंदे ही जो है वो उनके हल कर सकते हैं। चूँकि अगर पंजाब असम्बली के मेंबर्स की बात करें, MPAs की बात करें, तो शायद उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो इस वक्त ज़रूरत है समर किया कि पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ और इसके ऊपर वज़ीर बल्दियात कह भी चुके हैं कि एक ड्राफ्ट बन चुका है, वो पंजाब असम्बली से एक बिल पास होगा तो उसके बाद जो है वो ये मुमकिन हो सकेगा। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं कि कब तक ये इसका इनकाद होगा और इसका फ़ायदे इसके कितने हो सकते हैं। जब ये इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो उसके बाद आम बंदे को कितना फ़ायदा होगा। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारफ़ करवा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मुफ्ती साहब, माहिर मुआशियात और सियासियात। वेलकम इरफान साहब आपको प्रोग्राम में। और उसके साथ बेदारी सियालकोट एक समाजी तंजीम है, उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद मिर्ज़ा साहब। अरशद साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर ज़िया भट्ट साहब, साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि उनका भी तजिया इस मामले के ऊपर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बेदारी सियालकोट को जो एक समाजी तंजीम है उनके साथ अरशद महमूद मिर्ज़ा साहब के साथ बात करना चाहता हूँ कि वो लोकल गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है और इसके ऊपर वो प्रमोट कर रहे हैं, लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं। अरशद साहब बताइएगा कि क्या पर्पज़ क्या है और आप इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और आप चाहते क्या हैं। देखिए, बैसियत अदारा हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क का आइन जो है वो ख़वातीन को, हज़रात को, सबको यकसा नुमाइंदगी देने की बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक बहुत बड़ा जेंडर डेफिसिट पाया जाता है कि ख़वातीन के वोट जो हैं वो कम से कम 1 करोड़ ख़वातीन जो हैं उनके वोट अभी तक मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं हैं और 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन को डिसएनफ्रेंचाइज करके हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में जमहूरी असूलों की पासदारी होगी और जमहूरी रवायत जो है वो मुस्तहकम होगी। फिर यह है कि अगर हम देखते हैं मुख्तलिफ इशारे जो हैं तरक्की के, तो उनसे पता चलता है कि हमारे यहाँ हम मुल्क में ख़वातीन और बिलख़ुसूस देहाती इलाकों की ख़वातीन जो हैं उनकी रसाई तरक्की के मौक़े तक बहुत महदूद है। अब जिनकी रसाई पहले से महदूद है, अगर उनको पाकिस्तानी होने की शनाख्त से भी महरूम कर दिया जाए तो बहुत सारी लीगल एंटाइटलमेंट से वो महरूम हो जाती हैं और अपना वोट का हक़ तो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं और ना ही वो इलेक्शन में बतौर नुमाइंदा आगे आ सकती हैं। तो लिहाजा हमारी सबसे पहली तरजीह है कि ख़वातीन के वोट रजिस्टर हों, उनके शनाख्ती कार्ड बने, उनको इस बात की जो है वो तरबियत दी जाए कि वह अपने वोट का हक़ किसी के असर में नहीं बल्कि ज़ाती पसंद नापसंद से जो कंटेस्टेंट हैं उनकी एलिजिबिलिटी, उनके लीगल रोल्स के अगेंस्ट जो है उसको जांच के वो अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। और फिर सिर्फ ये ही नहीं कि वो किसी की नुमाइंदा बन के रहें कि किसी मेल ने उनके नामज़द कर दिया कि पिक एंड चूज़ के तौर पर, बल्कि वो बज़ाते ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा लें और ख़वातीन की नुमाइंदा बन के आगे आएँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो पसमानदा हैं, जिनमें किसान हैं, जिनमें मज़दूर हैं, जिनमें यूथ हैं। अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो UNDP कहता है कि 64% जो है वो हमारे मुल्क में यूथ हैं। तो अगर हम यूथ को पूरी तरह से बाइख्तियार नहीं करते और उनको हिस्सा लेने नहीं देते तो वो अपना रोल ज़िंदगी में कैसे अदा करेंगे, किस तरह से मुस्तकबिल की बागडोर जो है वो संभालेंगे। तो हमारी तमाम तर कोशिश यही है कि ख़वातीन को, यूथ को, नॉन मुस्लिम्स को, पर्सन विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, वर्कर्स, पीजेंट्स, सब को जो है वो उनको एक एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव हिस्सा लेने का मौका मिले। लेकिन ये बात बताएं कि उनको खुद भी अवेयरनेस उनको देनी चाहिए। लोगों को पता नहीं होता कि वोट का इस्तेमाल करेंगे, जब उनका वोट बनेगा तो उसका पर्पज़ क्या है। तो इसके ऊपर भी कोई बेदारी सियालकोट इस वक्त काम कर रही है कि लोगों को अवेयरनेस देनी है।
मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमने इस वक्त जो है वो अपना ऑपरेशनल एरिया जो है वो 140 देहात और 20 शहरी वार्ड जो हैं चुने हुए हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम वहाँ पे जाके हम बड़ी फोकस्ड एफर्ट्स करते हैं कि लोगों की अवेयरनेस रेजिंग की जाए, उन लोगों की जो कि बिलखसूस जो है वो पसमानदा है। लेकिन साथ ही साथ हमारे इस तरह के प्रोग्राम जैसे हम आज बैठे हैं, जैसे हम मीडिया फोरम्स पे बात करते हैं, FM रेडियो के ऊपर बात करते हैं, हमारे जो फेसबुक लाइव सेशंस हैं उनके ऊपर बात करते हैं, तो इस अवेयरनेस को बड़े वसी पैमाने के ऊपर फैलाने की हम कोशिश करते हैं और यकीनन इसके असरात भी आते हैं। बिल्कुल जी, मैं तनवीर ज़िया भट्ट साहब की तरफ जाऊँगा। साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आप, तो आपका वसी तजर्बा है, UNO में आपने काम किया, तो मुझे ये बताइएगा कि कितने यूज़फुल हैं बल्दियाती इंतखाबात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नबी साहब मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आइन का आर्टिकल 144A पाबंद करता है सूबाई गवर्नमेंट्स को कि वो अपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए। अभी 3 सूबों में इलेक्शन हो चुका है। अभी पंजाब का बल्दियाती एक्ट नया अभी बनाया है, वो बिल की सूरत में बिल अभी शायद पास नहीं हुआ, लेकिन ड्राफ्ट बन चुका है। हाँ जी, ड्राफ्ट बन चुका है। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें वो डिफेक्शन क्लॉज पे आके थोड़ा सा मेरी कंसर्न्स हैं। फिर अच्छी चीज़ें उसमें ये हैं कि उन्होंने वार्ड सिस्टम उसमें ख़त्म किया है, वो जो लोकली, लेकिन उसको थोड़ा सा ये भी पता लगा कि डिवाइड किया है पेरीफ्री का और अर्बन का, इसमें कुछ नहीं, वो हमेशा से होता है। वो डिमार्केशन करती है सूबाई गवर्नमेंट। डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िले की डिमार्केशन करके देता है, वो कहता है कि जी ये मेरा, वो बल्कि मैप्स के ज़रिए भी प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को। एज ए एक्ट में वो पाबंद है कि वो अपना सारी इंफॉर्मेशन और डिमार्केशन करके रूरल एरिया सेपरेट करता है और अर्बन एरिया को सेपरेट करके। ये हर दफ़ा होता है, वो हर दफ़ा होता है, और ये नई अमेंडमेंट नहीं है, ये नई कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये तो दिट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, और ये बेहतर है। ये नहीं, हमेशा से बेहतर रहा है। इसके अलावा आप कर नहीं, इलेक्शन कमीशन को तो नहीं पता ना ये रूरल है या क्या है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने तो जो डिमार्केशन करके देनी है उसके मुताबिक आगे डिलिमिटेशन करनी होती है। ठीक, तो इसमें सूबाई गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि ये सूबाई गवर्नमेंट की कोताही है कि और इसने डिले किया है। ये बहुत बड़ा एंगेजमेंट है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट वर्करों की भी, आम लोगों की। अगर ये अदारे वजूद में आएँ तो आम बंदा आता है जो अभी आपने बदारी वालों से पूछा कि जी एक औरत का वोट के सिलसिले में आपने क्या उसकी आगाही की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे UNO में बड़ी तवज्जो दी जाती है, इसको कहते हैं सिविक एंड वोटर एजुकेशन। ठीक है, इसमें अभी तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी संजीदा ही नहीं है कि क्या ऐसी कोई सिविक एंड वोटर एजुकेशन को कंपेन पॉलिटिकल पार्टी की फ्राइज में होना चाहिए कि वो कंपेन करे। देखिए जी, ये अगर वोटर बनने के लिए तो ये प्री रिक्विजिट है कि भी पहले उसका शनाख्ती कार्ड बने। तो मेरी ये तजवीज़ है आपके चैनल के ज़रिए कि गवर्नमेंट को पहले एक हंगामी ये कंपेन करनी पड़ेगी कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने वो उनके शनाख्ती कार्ड बन जाए ताकि उनका वोट बन जाए, और वोट बनने से वो अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज इस्तेमाल कर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसके ऊपर अभी आप बता रहे थे कि कोई कंसर्न्स हैं किसी एक आधी शेख के ऊपर, वो क्या है? वो डिफेक्शन का है, वो अभी ड्राफ्ट बिल है ना, अभी इस पे कुछ सामने नहीं आया, बिल्कुल सामने डिफेक्शन क्लास। तो आप ये क्या समझते हैं कि एक सूबाई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर आपने बताया कि बाकी 3 सूबों में हो चुके हैं बल्दियाती इंतखाबात, क्या पंजाब के अंदर मौजूदा हुकूमत को मुश्किल काम लगता है कि जो है वो, चूँकि MPs तो नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों और उनके इख्तियारात तकसीम हों? ये बड़ी तलख बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि MPs वेरी समटाइम MPs आर वेरी रिलक्टेंट। उनकी ये एक तलख हकीकत है, ये ओपन सीक्रेट भी समझ लें आप इसको, कि MPA चाहते हैं कि जो वोटर है उन्हीं के पास जाए, चाहे उसे लाइट भी लगवानी है, चाहे उसे गली भी मरम्मत करानी है। वो कहता है कि वो पावर को शेयर नहीं करना चाहते लोग। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ कि पावर को शेयर करना नहीं को पसंद करता। वो जाहिर है जब लोकल बॉडी बन जाएगी, उसके अदारे बन जाएंगे, चेयरमैन होगा, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा, वो महल्ले गली के छोटे मोटे काम तो चेयरमैन ही करेगा ना। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी फने खानी में थोड़ा सा वो ख़त्म होती है। मैं इरफान मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहता हूँ क्योंकि ये इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। इरफान साहब बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि ये क्या फंड्स का
فنڈز اور اختیارات کا معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو فنڈز ہیں جو بجٹ ہے وہ اب اس وقت ممبرز خود استعمال کریں گے یا بیوروکریسی استعمال کرے گی. اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر سارا پیسہ تو پھر جو ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہوگا. یہ ایسی وجہ ہے کوئی؟ بالکل ہے. دیکھیں دو چیزوں کا اظہار نوید صاحب ضروری ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی 4 حقیقتیں ہیں اس وقت. پہلی یہ ہے کہ یہ ایک کلونیل نظام سے نکل کر آیا ہے, ابھی یہ سینٹرلائزڈ ہے, یہ ابھی ڈی سینٹرلائز نہیں ہوا اس کی ریاست. اس وجہ سے اس کے سارے جو آپریشنز ہیں وہ کاسٹلی ہیں, کیونکہ یہ ہر چیز سینٹر سے آنی ہے لوکل لیول تک. تو اس کے پر ابھی سوچا نہیں گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی اس وقت کو 24 کروڑ 25 کروڑ کے درمیان ہے. یہ ایک بہت بڑا ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا ہے. تیسری حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ امپورٹ اکانومی پر چلتا ہے, اس کی زیادہ امپورٹس ہیں, ایکسپورٹ اس کی تھوڑی ہیں. چوتھا یہ ہے کہ یہ پبلک ریونیو سے چلتا ہے, ٹیکسز پر نہیں چلتا. ٹیکسز اس کے ابھی بھی آپ کو پتہ ہے نوید صاحب بہت کم کلیکٹ ہوتے ہیں, لیکن جو ریونیوز ہیں جس میں ظاہر جو آپ کی گڈز اینڈ سروسز کی سیل ہے یا اس کی پرچیز ہے, اس کے ریونیوز ایک بڑی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے ملک کی اکانومی میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اس کو ایک ایسے سسٹم اور اسٹرکچر سے چلایا جائے کہ جس میں عام شہری تک رسائی اس کی ہو. اب اس وقت اگر آپ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے ملک کے معاملات چلانے لگیں گے تو آپ کی بہت بھی ہوئی پہنچ تو یونین کونسل تک ہوگی, اسے نیچے نہیں ہو سکتی. تو آپ کا ایک بڑا جو ریزیڈیول ہے اکانومی کا وہ اس وقت وہ ہے جس میں مقامی سطح پر معاملات نہیں چل رہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ایگریکلچر چونکہ مقامی ہے اور ایگریکلچر بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہے جی ڈی پی میں, اس وقت بھی 7% پر ہے. سروس اکانومی ہے یا پروڈکشن ہے, تو اس میں جو ہر سال ڈیفیسٹ آپ کو ٹیکس کا آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہاں پر ٹیکس کلیکشن کا نظام وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو پاکستان کی اکانومی اس وقت ڈپینڈنٹ ہے ان چند چیزوں کے اوپر جو تو سینٹرل گورنمنٹ کے پرویو میں آ جاتی ہیں یا پروونشل کے, لیکن جو لوکل پرویو میں ہیں وہ تو سسٹم آف گورننس ہے ہی نہیں وہاں پر, تو وہ کیسے کلیکٹ کرے گا. سو پاکستان, اب جو آپ نے دوسری بات کی نا, ایک تو یہ کہ کلیکشن کا ایشو ہے کہ آپ کے ریونیو کی کلیکشن کا شارٹ فال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر جو آپ کا ٹوٹل فیڈرل یا پروونشل بجٹ بنتا ہے یا جو آپ کا جو ڈسٹریبیوشن پول ہے اس میں بھی لے دے کر چند ہی شہروں تک ہی محدود رہتی ہیں ساری ڈیولپمنٹ فنڈز, باقی شہروں تک وہ پہنچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو یہ طے کر سکے کہ بھائی یہاں سے اتنا ریونیو کلیکٹ ہوا ہے تو اتنے % ریونیو کی ایکسپینڈیچر اس ڈسٹرکٹ میں لازمی ہے. یہ آپ کا آئین بھی کہتا ہے, اس کی شک کہتی ہے کہ جس علاقے سے جو آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ریونیو اس کا کم سے کم پہلے 25% تھا, اب سے یہ 27% ہے, آپ کو اس علاقے کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کرنا ہے. وہ ہو ہی نہیں پا رہا جب تک آپ کا کوئی پروونشل فائنانس کمیشن کا ایسا فارمولا نہ بنے. سو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان دونوں جگہوں پر اس سے نقصان اٹھا رہا ہے. ایک تو اس کی جو اکانومی کی گروتھ ہونی چاہیے, اگر یہ لوکلائز کر لے اپنے سارے ٹیکس کے نظام کو, اکانومی کی کلیکشن کو, ریونیو کو, اور دوسرا جو اس کے بجٹ اور بجٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو بھی اگر لوکلائز کر لے تو پاکستان کی اکانومی کئی گنا بہتر ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہم کرتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارا لوڈ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ پر رہتا ہے اور نچلے والے لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں. یہاں پہ عرفان صاحب ایک بریک لے لیں اور پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم ناظرین, بلدیاتی الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور پنجاب کی اگر بات کریں تو اس وقت پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے گئے, اور اگر دیگر صوبوں کی بات کریں تو وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں. چونکہ بلدیاتی الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ یقینی طور پر یہاں پر جتنے بھی ماہر بیٹھے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو ہی جو ہے وہ عام جو آدمی ہے اس کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے تنویر ضیاء بٹ صاحب جو کہ سابق صوبائی الیکشن کمشنر بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے مقامی حکومتیں جو ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے. یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. اس پہ بہت زیادہ ڈبیٹس سول سوسائٹیوں نے بھی کی ہے. بلدیاتی سب سے پہلے آپ منتخب نمائندوں کو جن کا بلدیات کے ساتھ
जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो मुंसलिक हैं, और उनको मौका दे, वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर मुंतखब करके उनको लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि आप निचली सतह पर डिवॉल्व करें सारा सिस्टम को। और जैसे मुफ्ती साहब ने आगे बताया भी आपको कि यहाँ अभी तक पूरी तरह ये निचली सतह पर इख्तियारात आ नहीं सके। बिल्कुल ये लोकल गवर्नमेंट एक सिस्टम ऐसा है जिससे अगर पूरे तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा निचली सतह पे आ जाता है, एक चेयरमैन की सतह पर या तहसील काउंसिल की सतह पर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सतह पर बहुत सारे मसाइल जो है वो निचली सतह पे हल हो जाते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इसी से ज़रूरी है कि जो आम लोग आम दिनों में MPA MNS के जो डेरों के उनके घरों के चक्कर लगाते हैं, उनकी भी मुश्किलात कम हो। अच्छा, इसमें तनवीर साहब ये बताइएगा कि क्या जो सियासी जमातें हैं उनको तो फ़ायदा ही होता होगा, क्योंकि उनके निचली सतह के ऊपर कारकुन भी अबलाइज होते हैं, उनके फिर जो है वो, तो क्या वजह है, फिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि इसको तखीर का शिकार किया जा रहा है इस वक्त पंजाब में? नवीद साहब, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर अंगेज होते हैं, ओब्लाइज भी होते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी वो कहते हैं ना वो नीड, या वो बेबस है अपने सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं उससे बेबस तो नहीं है? नहीं, बेबस नहीं कह सकते। वो ये देखते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने देखे अपना विजडम होता है, वो देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकल विजडम जो है इसमें हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो अपने पॉलिटिकल विजडम के मुताबिक अपना सारा प्लान करते हैं। तो अब माशाल्लाह अब हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, इन्होंने इस पे खासा काम किया है, नया एक्ट बन गया है, वो बिल असम्बली में पेश किया जाने वाला है और वो मंजूर हो गया। तो होपफुली कि ये मार्च में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये जमहूरियत के लिए जो है बेहतर होगा, ये बहुत बेहतर होगा जमहूरियत के लिए। ये बहुत एक अच्छा आगाज़ होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन देर है दुरुस्त है। अगर मार्च में भी ये करा दें इलेक्शन तो लोगों की आवाज़ अपने नुमाइंदों तक तो पहुँच जाएगी ना। लोगों के मसाइल भी निचली सतह पे हल होंगे। लोगों का बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो निचली सतह पे हल हो जाती हैं। एजुकेशन का है, लोकल गवर्नेंस का है, ये कब्रस्तान होते, वो मेरे गली मोहल्ले की सड़कों की बात कर लें, थाना कचहरी की बात कर लें। आप हमारा एक कल्चर है और लोग ज़ाहिर अपने MP को कहते हैं, लेकिन अगर ये होंगे तो फिर इनके पास जाएंगे। ये ज़ाहिर मैं इसको किसी और एंगल से देखता हूँ। ये थाना कचहरी को आप इनसे मुंसलिक ना करें। थाना कचहरी को एक अपना वाई दे आर नॉट वर्किंग ऑन द मेरिट। ये तो फिर एक तो बड़ी बात है ना। ये हम कैसे ला तो कह सकते हैं आप कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। इसके लिए तो फिर कौम बनना चाहिए पहले। तो वो आइडियल सिचुएशन भी और वर्स्ट सिचुएशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आप उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो कि बड़ी आला सोसाइटी है, आला मुआशरा है। जो आला मुआशरा, मैंने चूँकि पूरे वर्ल्ड में काम किया है, वहाँ बलदियाती नुमाइंदे इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ना कि थाने कचहरियों में घूमते फिरते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे तो मेरिट पे होना है जी, वहाँ पे तो जो भी काम होना है मेरिट पे होना है। बिल्कुल ऐसी बात है। अरशद मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि इस वक्त क्या आपने बहुत सारे ऐसे मनसूबों के ऊपर काम किया जो कि समाजी मामलात है सोसाइटी के, जिस तरह आपने अभी बताया कि ख़वातीन का जो वोट रजिस्टर्ड कराने के बारे से आपने बात की, उनको अवेयरनेस देने की बात की। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो बलदियाती और लोकल सतह के ऊपर जो है वो नुमाइंदे ना होने के बायस बहुत मुश्किलात का सामना लोगों को? यकीनन बहुत सारी मुश्किलात हैं। एक तो जो म्यूनसिपल सर्विसेज की डिलीवरी जो हमारे मुकामी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए से आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक मुस्तैद अंदाज में, शफाफ अंदाज में, एक इफ़ेक्टिव अंदाज में हो सकती है, वो पूरे का पूरा कैडर ही गायब है। हमारे पास वो मुंतखब नुमाइंदे मुकामी सतह के हैं ही नहीं। अब सारे का सारा काम जो है वो लोकल गवर्नमेंट फंक्शनरीज के सुपुर्द है और वो बावजूद अपने आप को दूर रखते हैं लोगों से और लोग उन तक जाते भी नहीं हैं और शायद वो लोगों का उस तरह से दुख दर्द महसूस भी नहीं करते हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। लिहाजा जो म्यूनसिपल सर्विसेज की डिलीवरी है, मुख्तलिफ छोटे छोटे काम जो है वो गली मोहल्ले के, गाँव की सतह के, राब्ता सड़कों की सतह के सारे रुके पड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो ग्रीवेंस एड्रेसिंग का सिस्टम है, मुकामी सतह के ऊपर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो मुकामी हल तलाश कर लेते हैं जिसमें लोगों की शमूलियत होती है। अब ये टीयर गायब है। अब जब ये टीयर गायब है तो ये दूसरा काम जो है वो भी रुका हुआ है।
अगर हम इसको जमहूरियत के तनाज़ुर में लें तो जमहूरियत जो है दैट इज़ ऑलवेज 3 टीयर, फेडरल टीयर है, प्रोविंशियल टीयर है, लोकल गवर्नमेंट टीयर है। लोकल गवर्नमेंट टीयर तो गायब है। अभी भट्ट साहब ने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्लास 140A कहता है कि हमारे जितने भी लोकल गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल एटानमी जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन क्या कभी दी गई है? ना तो वो ऑटोनॉमी दी जाती है, ना उन्हें इख्तियार दिए जाते हैं, ना बाइख्तियार बनाया जाता है, ना ही कभी तसलसल रहा है। अभी फ़र्ज करें। लेकिन मिर्ज़ा साहब यहाँ पर तो आप बल्दियाती नुमाइंदों की बात करते हैं, फंड्स का जो मामला वो तो ब्यूरोक्रेसी मेंबर्स पंजाब असम्बली को भी नहीं फराहम करती, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। जी वो तो अभी दूर की बात है। दो तरह के मसाइल हैं वहाँ पे। एक तो ये है यकीनन जो हमारी जो सिविल सर्विस है या अफसरशाही है वो यकीनन, क्योंकि इख्तियारात का मसला ये है कि अगर एक जगह पे जाने हैं तो कहीं से निकलने हैं। अगर अफसरशाही जो है वो अपने इख्तियारात लूज़ करेगी तभी लोगों के पास जाएंगे। अब यकीनन वो लूज़ करना नहीं चाहेंगे कि लोगों के पास जाएं और वो ख़ुद महरूम हो जाए। दूसरी तरफ आपने बात की हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं सूबाई असम्बली के, सूबाई असम्बली के अरकान के डेरों की रौनकें तभी रहती हैं जब ये लोग अपने इन कामों के लिए जाएँ। लेकिन ये भी उन्हीं के लोग होंगे। अगर एक हलके के अंदर है, अगर मेंबर पंजाब असम्बली है, MPA है, तो अगर उसके नीचे बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो उन्हीं के लोग होंगे। एक्चुअली यही शॉर्ट साइटेडनेस है कि लोग जो हैं वो अगर इन लोगों को इलेक्शन लड़ने दें, इनको एम्पावर करें तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने कैडर मजबूत होंगे और इवेंचुअली जो है उनकी तो ये बात समझने की ग्रास रूट के ऊपर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और पॉलिटिकल पार्टी जो है ज़ात खुद मजबूत होगी। लेकिन चूँकि वो करते नहीं हैं, लिहाजा जब ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोकल कैडर के लोग जो हैं वो लोगों के काम नहीं आ सकते तो नतीजतन उनकी अपनी जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, उन्हें अपने कैडर मजबूत करने चाहिए, उन्हें लोगों में। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है मिर्ज़ा साहब, एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क। जब भी हमने देखा है कोई मनसूबा है या जो काम यहाँ कहीं किया जाता है किसी भी जगह पर, यहाँ हुकूमत ही क्यों ना हो, तो वो एक टीम वर्क का काम है, एक बंदे का तो काम नहीं है। मेंबर पंजाब असम्बली पूरा हल्का अपना देख ही नहीं सकता। एक्चुअली मेंबर पंजाब असम्बली हो या मेंबर जो है वो नेशनल असम्बली हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इतनी बड़ी होती है कि अगर वो चाहें भी तो हर गांव के हर गली के मसाइल जो है उनके इल्म में नहीं आ सकते, और जब वो नहीं आ सकते तो उनके पास चाहे बहुत सारे वसाइल भी हो तब भी वो उनको डिस्क्रीटली लोगों की ज़रूरत के मुताबिक खर्च नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि ये सारे इख्तियारात डिवॉल्व किए जाएँ, लोगों की बुनियादी सतह तक लेके जाएँ और लोगों को ख़ुद इख्तियार दिया जाए कि वो अपने मसाइल ख़ुद हल करें। और अगर फंड रेजिंग की जाए, लोगों को इख्तियार दिया जाए कि वो लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी करें, मैचिंग ग्रांट स्कीम के तहत, या ऐसे CCBs का कॉन्सेप्ट आया था, तो फिर लोगों की जो माली शमूलियत भी बढ़ेगी, अमली शमूलियत भी बढ़ेगी और मसाइल जो हैं वो लोगों की मशावरत से शमूलियत से हल होंगे। बिल्कुल, मसाइल बहुत हल हो सकते हैं। इरफान साहब के पास दोबारा जाते हैं। जिस तरह इरफान साहब आपने बताया कि टैक्स कलेक्शन वो बहुत ज़रूरी है, तो आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाएं और इख्तियारात की जो है वो मुंतकली निचली सतह पर चली जाए तो ये काम ईजी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये दोनों ही काम अच्छे हो सकते हैं। एक तो जैसे बात हुई कि टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू का जो निज़ाम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि वो फिर लोगों के उसमें चला जाता है और एक बड़ी तादाद में मुंतखब लोग ये सारे काम का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक तो बड़ी अफरादी क़ुव्वत आपको मिलती है जो कि मकामी सतह की होती है, मसाइल को समझते भी हैं और उनसे ताल्लुक़ भी रखते हैं। दूसरा यह है कि उसके बाद जो उसका इस्तेमाल है उन फंड्स का, जैसे तरक्याती फ़ंड्स का, वो ज़्यादा मुनासिब हो जाता है। अब ये देखें ना, पाकिस्तान अभी जैसे प्रोफेसर अरशद मिर्ज़ा बात कर रहे थे या भट्ट साहब कि स्केल ऑफ प्रॉब्लम अब बहुत बढ़ गया है। मतलब स्कूल हैं तो चल नहीं रहे, BHUs हैं तो वो फंक्शनल नहीं है, इसी तरह और मामलात हैं। ये क्यों नहीं हो पा रहा? ये इसीलिए नहीं हो पा रहा कि उसके लिए वो निज़ाम मौजूद नहीं है जो कि उसके लिए पहले बजट तैयार करे, उसके लिए स्कीम बनाए और फिर उसको इंश्योर करे कि वो पैसा जो है वो सही तौर पर उस स्कीम पर लगे और उसकी निगरानी लोग खुद कर रहे हों। तो पाकिस्तान का जो एक बड़ा डेवलपमेंट का डेफिसिट है, यानी अगर आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है लेकिन तरक्की में 142वें नंबर पर है दुनिया में, इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई निज़ाम ऐसा हम खड़ा ही नहीं कर पा रहे जो कि लोगों की सतह पर तरक्याती मंसूबों को तश्कील दे
اس کے بارے میں پورا ایک بجٹ میکنگ کا کام کرے، اس کے لیے ماہرین وہاں سے لوکل اکٹھے کرے، جیسے چین نے کیا ہے۔ چین نے اپنے 80 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے کیسے نکالا ہے؟ اس نے دیہات کی سطح پر سارا معاملہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، لوگوں کو روزگار وہاں دیا، تو وہاں دیہات ترقی کر گئے اور لوگوں کو وہ پاورٹی سے نکلے۔ ان کے دیہات بھی تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ شہر اسی لیے ہوا کہ انہوں نے وہ سارے جی وہ سارا نظام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ سو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کہ بجائے اس کے کہ صرف 1400 یا 1500 جو منتخب ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان پر سارا ملک چلائیں، یا چند ہزار جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، آپ اس کی بجائے وہ جو 70-80 ہزار یا 90 ہزار مقامی حکومتوں کے نمائندے منتخب کریں گے اور ان کے ذریعے نظام تو پھر چلائیں بہت گے ایزی کام تو پھر زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ابھی بریک سے پہلے جب آپ بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ فنڈز ڈسٹریبیوٹ بھی کیے جانے چاہیے شہروں کو۔ تو یہ ایک اس سے پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ فنڈز کے ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ 27% جو ہے وہ اس کا اسی تناسب سے لگنا چاہیے۔ بنیادی ہے اس وقت یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس حساب سے جو فنڈ ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں ہوتے۔ نہ صرف یہ ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تو اب آن لائن ہے، وہ تو سارا ایف بی آئی لے لیتا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ مقامی سطح پر نہیں دیا جاتا کہ اس علاقے سے یہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے۔ اگر آپ مقامی حکومتوں کا نظام لائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ریسیٹ اینڈ ایکسپینڈیچر کا نظام بھی وہاں بنائیں گے جو کہ ساری دنیا میں بنتا ہے، تو آپ کے پاس پورا ایک حساب بنتا ہے کہ اس علاقے سے کتنا آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے یا کتنا ریونیو یہاں کے لوگوں نے آپ کے لیے ادا کیا ہے، چاہے وہ لینڈ کے ذریعے ہے یا ایگریکلچر کراپس کے ذریعے ہے یا اور معاملات، تو وہ اس کا حساب کتاب آپ ان کو دیں گے تو وہ کہیں گے نا کہ جی اتنا ہمارا ڈیولپمنٹ شیئر ہے، یہ آپ ہمارے اس پر خرچ کریں۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ نظام جو ہے نا ابھی تک کلیکشن تو پھر بھی کسی حد تک لوکلائز کر رہے ہیں لیکن اس کا استعمال لوکلائز نہیں ہے۔ بالکل ایسا، وہ بہت سارے ایسے علاقے ہمارے پیری فری دہیل علاقے وہ نظر انداز۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو چند ڈسٹرکٹ جیسے ڈی جی خان ہے یا راجن پور ہے یا لیا بھکر ہیں یا آپ کا یہ رحیم یا خان اور یہ بھاول نگر کے علاقے ہیں، یہ بہت انڈر ڈیولپڈ ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی آپ نظام نہیں بنا سکے کہ ایک گاؤں دیہات جو کہ سڑک سے کوئی 50 کلومیٹر دور ہے جہاں کچی سڑک جاتی ہے، وہاں پر کس طرح سے آپ نے تعلیم کا نظام ابھی تو بہت سارے ایسے علاقے بھی موجود ہوں گے جہاں پر بجلی ابھی بھی نہیں ہے۔ میں راجن پور میں آپ کو لے چلتا ہوں، بہت ساری بنیادی ابھی بھی لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور وہاں نہیں ہے۔ سو ان تک کیسے رسائی لینی ہے وہ انہی کے نمائندے ہی کر سکتے ہیں نا، وہ ایک سرکاری افیشیل، جیسے ارشد مرزا صاحب نے کہا کہ ایک افیشیل کے ذریعے آپ نظام چلائیں گے تو وہ نہیں پہنچے گا، لیکن اگر منتخب نمائندے کے ذریعے دیں گے جو اس گاؤں سے ہی منتخب ہوگا یا ہوگی خاتون، تو وہ زیادہ بہتر وہاں پر ترقی کا کام کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اور اس کے اختیار میں ہوگی یہ باتیں۔ بالکل جی، یہاں پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، میں یہاں پر تنویر ضیاء بٹ صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، آپ نے ظاہر سابق صوبائی الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں، آج تک جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ کتنے کامیاب رہے ہیں، خواہ وہ مشرف دور کی بات کر لیں یا ریسنٹلی بات کی جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں اور وہ کامیاب رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی جب میں یہ بتاؤں گا کہ زیادہ تر بلدیاتی انتخاب یہ ڈکٹیٹروں نے کروائے ہیں۔ یہ ضرورت ہے، شاید سمجھے ایک جمہوریت کا شاید ان کی ضرورت ہے، تو انہوں نے عوام تک پہنچنے کا یہی ایک ذریعہ بنایا، لیکن وہ کامیاب ہوئے۔ وہ کامیاب ہوئے۔ آپ ڈیولیوشن پلان دیا اس نے جو مشرف نے، یہ بھی ایک مجبوری تھی کہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ بلدیاتی انتخابات کروا کے اپنے کام چلا لیتے تھے۔ ان کے پاس یہی وایا میڈیا تھا عوام تک پہنچنے کے لیے کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرا کے بلدیاتی نمائندوں کو بائے کیا اور ان کو اپنے لیے استعمال کیا۔ پھر تو ڈیولیوشن پلان کی بات ہو رہی تھی تو مشرف نے ایک ڈیولیوشن پلان دیا تھا، اڑی کنسٹرکشن بیورو تھا اس وقت، میں ڈپٹی سیکرٹری تھا ان دنوں میں اسلام آباد، تو وہ اس پہ بڑی ورکنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی
आपको सुन के हैरानगी होगी कि वो जो जनरल तनवीर बुखारी थे जी, जनरल जिन्होंने तनवीर थे। इसको सारा नकवी जनरल नकवी, तनवीर नकवी, तो ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो वो उसने किसी ने उसको ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि जी ये आपने जो डेवोल्यूशन प्लान बनाया है आपको ये सोच कैसे आई? उसने कहा जी मैं आई वाज एट दैट टाइम आई वाज द जूनियर ऑफिसर एंड आई वेंट टू सी द डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान एंड आई हैव टू वेट सो लॉन्ग टाइम। तो मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा, मेरे वहाँ से एक जहन में एक आइडिया आया कि ऐसा डेवोल्यूशन प्लान हो कि डिप्टी कमिश्नर वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दें, ज़िला नाज़िम हो जाए। ये बात तो सही थी। आप भी देखें डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है इज नेक्स्ट सीएम। आप हो सकता है सीएम को जल्दी मिलने, डिप्टी कमिश्नर को मिलने में आपको देर लग जाए। तो लिहाजा अवामी नुमाइंदों की अहमियत आप इससे ही अंदाज़ा कर लें कि डिवॉल्ट तो आज तक हमने पावर करने के लिए तैयार ही नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो बाई द पासेज ऑफ टाइम ये जो इन्होंने भी मिर्ज़ा साहब ने बताया कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको आपने अगर मजबूत ना किया तो इसका क्या फ़ायदा फिर? इसको अब मजबूत करने का वक्त आ गया है। लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है पहले से, और लोग अपना हक लेना भी जानते हैं। अब क्या कहते हैं, अब बदल गया ज़माना, अब लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकिन जा रहे कहीं हैं। ये तो नहीं है कि मौजूदा सियासी हुकूमत ये उनके माइंड में हो कहीं वो बल्दियाती इंतखाब हार ना जाए, ऐसा तो नहीं हो? ये मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल जमात ने अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे जाना होता है अवाम के पास। अगर हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर तो वो कह रहे हैं जी 6 माह में तो इस वक्त उन्होंने बड़े मनसूबे ले आए हैं वो वज़ीर पंजाब। फिर वो ये भी दावा करते हैं कि हम डूब रहे थे और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो वो उसको भी बचाया। ये उनके क्रेडिट में जाती है तो बात। फिर इसके ऊपर तो उन्होंने इकानमी को तो स्टेबल तो हुई है पहले से, इसमें तो नो डाउट। जो इसमें फिर जो तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए इलेक्शन में अपनी इसी परफॉर्मेंस की बेस पे। और सियासी जमातों को जब तक अपने अंदर से ये खौफ ख़त्म करना होगा कि भी कहीं हम हार ना जाएं, फिर तो अगर कभी आप ये खौफ तारी कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी इंतखाब नहीं करा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा सियासी जमात को अपने पे एतमाद होना चाहिए, अपने वर्कर पे एतमाद होना चाहिए, उन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस बेस पे वोटर को अट्रैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह तनवीर साहब अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मार्च तक मुतवक्के हैं, तो ये अंदर की बात आपका तो ज़ाहिर है जो है वो आपस में अंदर की बात का पता भी होगा, तल्लुकात राब्ते भी हैं, तो चांसेस हैं कि मार्च तक ये हो सकते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम में भी जो है वो वज़ीर बल्दियात उन्होंने कहा है ज़शान रफ़ीक साहब ने कि जो ड्राफ्ट तैयार हो गया है, लेकिन अभी पंजाब असम्बली से उन्होंने ये बिल पास अभी नहीं। अब देखें ना, ये बात का हमारे मुल्क में ना वो जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट्स बड़ा इफेक्ट कर रहा है आजकल। आपको पता है कि ग्लोबलाइज भी हो गया ये इशू सारा एनवायरनमेंट वाला। तो अब ये है कि अब इशू वैसे चलता रहता है। दिसंबर जनवरी है, अभी मार्च में माह रमज़ान आ रहा है, वो कहेंगे अब ईद है आ गई अप्रैल में, तो ये मुझे लग रहा है जी पॉलिटिकल पार्टी ने कहना जी तुम रोज़ियत इलेक्शन करा दिए आपने, तो ये मेरा ख्याल है कि मार्च नहीं तो अप्रैल में हो जाएंगे इलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल। अरशद मोहम्मद मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि आपकी जो ये समाजी तंजीम है बेदारी सियालकोट, तो इसका अभी सिर्फ़ और सिर्फ सियालकोट में आप काम कर रहे हैं या फ्यूचर में कोई भी लाहे अमल है, और कहाँ कहाँ पे इसके ज़रिए आप काम करना चाहते हैं? हमने सिर्फ सियालकोट में नहीं बल्कि सियालकोट से बाहर पूरे गुजरांवाला डिवीज़न में भी काम किया है, अटक में भी काम किया है, फिर हमने साहिवाल और ओकाड़ा में भी काम किया है। और आइंदा आने वाले दिनों में हमारा प्रोग्राम यह है कि हम पंजाब के 10 ज़िलों में काम कर रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे एक्टिविटीज़ की नोयत जो है वो मुख्तलिफ होगी। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम है, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस का जो सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो फिल वक्त सियालकोट में चल रहा है। ठीक है। और हमने वहाँ पे ही कंसंट्रेट किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे इतनी मजबूती से इतने अच्छे तरीके से काम करें कि वहाँ पे कुछ टेंजिबल रिजल्ट सामने आ जाए, बजाय इसके कि हम थोड़ा थोड़ा काम पॉकेट्स में करें और उसके नताज उतने अच्छे ना आएँ। तो हम अच्छे 5-6 चीज़ें हमारे प्रोग्राम के मेन पिलर हैं। एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि तमाम जो आबादी है वहाँ पे हमारे ऑपरेशनल एरिया में उनके पास सबके पास शनाख्ती कार्ड हों, सबके वोट जो हैं वो विद एक्यूरेट पर्टिकुलर दर्ज हों, उनको जो है वो अपना फ़ैसला लेने के लिए उनके अंदर ऐसी एक्यूमेंट मौजूद हो कि वो लॉजिकली फ़ैसला ले सकें
کہ کس کے حق میں ووٹ استعمال کرنا ہے کس کے نہیں. پھر انکلوسیو وہ سسٹم کہ خواتین جو پرسن ود ڈسیبلٹیز نان مسلمز یوتھ اپنا پیزنٹس ورکرز سب کے ساتھ جو ہے ان کی نمائندگی ہو. پھر یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں لگاتار کہ لوگ جو ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے صرف یہ انتظار نہ کرتے رہیں کہ جی جب حکومت آئے گی تو کام کرے گی, بلکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقامی وسائل کو متحرک کر کے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے چھوٹے منصوبے مکمل کریں تاکہ ان کا دکھ درد کا ازالہ ہو. پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ نیکسٹ الیکشنز جب بھی آتے ہیں تو ہمارا جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ 75% تک جائے خواتین کا, اینڈ ایف وی سکسیڈ دیٹ ول بی لینڈ مارک. اور پھر آخری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب الیکشن جیت جاتے ہیں ہمارے منتخب نمائندے تو پھر کبھی وہ اپنے ووٹرز کا رخ نہیں کرتے, کبھی ان کا سامنا نہیں کرتے, پھر اگلے الیکشن میں کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنے منتخب نمائندوں کو لاتے ہیں ان کے جو الیکٹریٹ ہے اس کے اندر اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی پرفارمنس کی اپریزل کریں اور دیکھیں کہ جی انہوں نے کیا کیا کام کیا. آپ پیچھے لگے رہتے ہیں؟ جی بالکل, ہم ان کو مکمل ہارٹ پرسوٹ ہوتا ہے اور ہم ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے. یہ نوید صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا. ایک میں نے یہ بل کا تھوڑا سا ایک جائزہ تھوڑا سا لیا ہے تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کراس جینڈر کے لیے کوئی نمائندگی نہیں ہے اس بل میں. بالکل ٹھیک, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. یہ تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جی کراس جینڈر کو اپنے یہاں کریں وہ کر, مفتی صاحب کراس جینڈر کے لیے کوئی نمائندگی نہیں, ٹرانسجینڈر کی بات. دوسرے سر میں یہ بھی انڈیکیٹ میں آپ کے چینل کے طور سے یہ ان کو صوبائی گورنمنٹ کو اس میں شامل نہیں ہے یہ ڈرافٹ میں نہیں, ان کی نمائندگی کوئی کہیں نہیں. سندھ میں سندھ کے قانون اب تو سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اس سے پہلے ان کے آئی ڈی کارڈ بنانے کا سارا کہا گیا. وہ اس میں بڑا ان تھا. میں آئی واز دا ڈپٹی الیکشن کمشنر راولپنڈی, تو وہ ان کا ایک الماس کوئی بوبی ہے وہ میرے پاس آیا کرتا تھا سپریم کورٹ سے لے کے. ہاں نہیں تو ان کو پورے حقوق دیے گئے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز اور سر اس جو ایکٹ بنا اس میں مارجنلائز گروپ کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا کہ بھئی جو لوگ اسپتالوں میں ہیں, جو لوگ بھٹوں پہ کام کرتے ہیں, جو مزدور ہیں, ان کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں دی لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کہ بھئی ان کے ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں یا ان کے ووٹ ہی نہیں ہوتے. آخر پاکستان کے شہری وہ تو بیداری سیالکوٹ کوشش تو کر رہی ہے. نہیں بیداری تو سیالکوٹ کے لیے کر رہی, نہیں تو پنجاب گورنمنٹ ایکٹ میں آنی چاہیے. ہاں نہیں یہ تو ایکٹ میں آئے, ایکٹ میں ایڈریس کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو مریض ہیں اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ ہزاروں مریض اسپتالوں میں ووٹ دینے سے رہ جاتے ہیں. جو ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. لیکن عام الیکشن میں جو جیلوں کے اندر ہے وہ عام نہیں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. یہ تو ہونا چاہیے. دو تین اچھے پوائنٹ میں نے سر یہ یو این او میں کیا ہے نا, میں نے آئی ہیو ڈن دس ون کہ بھی کیسے جو بیمار اسپتالوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم موبائل پولنگ اسٹیشن بناتے تھے. بالکل یو این ان کے لیے قیدیوں کے لیے جیل کے اندر پولنگ اسٹیشن بنتا ہے. ان کا ووٹ ٹریٹ ہوتا ہے جسٹ لائک وہ کہیں گے جی وہ ایک کوئی تو قیدی کہاں گیا ہے کوئی کہاں گیا ہے تو اس کے کس طرح ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کنسٹیچوئنسی وائز اس کو پرووائڈ کی جائے گی انفارمیشن, تو اس کے مطابق اس کا ڈیٹا قیدیوں کا لے کے اس کے مطابق ان کو ووٹ سلپ دی جائے. تو وی ہیو نو نہیں. لیکن یہ وہ اس معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ ایک بڑا مثالی معاشرہ ہے. ہمارے تو یہاں پر جو ہے وہ جو بوتھ ہوتے ہیں وہاں پہ جو بنے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. سر پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو عملہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ مس ہو جاتا ہے. بالکل ٹائم کام ہے. عرفان صاحب سے جو ہے وہ آخری تجویز لینا چاہتے ہیں. آپ اوورال کیا کہیں گے اس بات کے اوپر؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ایک نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے. ہم اکنامکلی انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, مین اسٹریم ہوئے ہیں. پہلے ہم آئسولیشن میں رہے ہیں بہت سال وار آن ٹیرر کی وجہ سے. پاکستان اب انڈسٹریل گروتھ یا ٹریڈ کی طرف جا رہا ہے. یہ آبجیکٹیو میٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اکانومی کا تمام جو معاملہ ہے وہ لوکلائز نہیں کرتے. جیسے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ چاہے وہ ریونیو ہے, چاہے وہ ٹیکسز ہیں, چاہے وہ ایکسپینڈیچر ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ یا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے. جیسے منڈیوں تک لنک روڈز ہیں
یا لوکل مارکیٹس ڈیولپ کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ گورننس کو لوکلائز نہیں کریں گے۔ بالکل اس کے بغیر پاکستان کا جو ڈریم ہے اکنامک پراسپیرٹی کا یا ڈیولپمنٹ کا، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اچیو ہو سکے جب تک آپ اس ریاست کے فنکشن کو لوکل لیول تک لے لیں۔ بہت شکریہ عرفان مفتی صاحب، تنویر ضیاء بٹ صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود تھے ارشد محمود مرزا صاحب جو کہ سماجی تنظیم بیداری سیالکوٹ سے جن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور اوورال جو بات کی ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے تو پھر بھی لوکل سطح کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اختیارات منتقل کرنا ہوں گے۔ آپ نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے پھر بھی آپ کو یہی کرنا ہوگا، تو کتنا ضروری ہے، اور پھر آئین پاکستان کے اندر بھی شامل ہے، اور 3 صوبوں کے اندر تو یہ بلدیاتی انتخابات تو ہو چکے ہیں۔ پنجاب حکومت بھی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کروا دیں گے، ڈرافٹ ایک بن چکا ہے، اس میں اس پروگرام میں 2 سے 3 ایسی چیزیں شارٹ کمنگ سامنے آئی ہیں، اس کو ڈریس کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔